sequence defined on n. इसका क्या मतलब हो गया? सीक्वेंस में पता है सीक्वेंस होती क्या है? ये फंक्शन होता है नेचुरल नंबर से a पे जो डिफाइन होता है, यहाँ f n इक्वल्स टू क्या होता है? ये a में बिलोंग करना चाहिए, n बिलोंग्स टू क्या होता है? नेचुरल नंबर। इस a की जगह क्या आ जाए? नेचुरल नंबर का सेट। दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो रेंज सेट है सीक्वेंस का, लेट a n b any sequence defined on इस पे डिफाइन है नेचुरल नंबर। तो जो रेंज सेट है किसका? a n का है, दैट वुड बी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों? रेंज सेट में जो एलिमेंट मिलेंगे वही क्या होगा? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के सबसेट में एक बात और है यहाँ पे, यदि इस केस में क्या होगा? रेंज सेट है a n, वो क्या हो जाएगा? यदि मैं बोलूं बाउंडेड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? रेंज सेट है दैट विल बी बाउंडेड। कैसे? रेंज सेट है वो किसका सबसेट है? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर मतलब हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 ऐसे चलते हैं। नेचुरल नंबर का कोई सेट हो, ये भाई ऐसे नेचुरल नंबर का सबसेट है, और ये बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब एक एलिमेंट है जिससे एलिमेंट बड़े हैं या 1000 2000 ऐसा हो गया जिससे सारे एलिमेंट छोटे हो गए, तो अपने आप में फाइनाइट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे यदि मैं बोलूँ रेंज सेट बाउंडेड है तो क्या हो जाएगा? रेंज सेट फाइनाइट हो जाएगा। और किसी भी सीक्वेंस के बाउंडेड होने के लिए क्या कंडीशन होती है? उसका रेंज सेट बाउंडेड होना चाहिए। यहाँ से मैं एक कंक्लूड कर सकता हूँ, यदि यहाँ से एक प्रॉपर स्टेटमेंट दे सकता हूँ, यदि जो सीक्वेंस a n है, दिस इज अ सीक्वेंस डिफाइंड ऑफ n, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड सीक्वेंस है, ये यदि क्या हो जाए? बाउंडेड हो जाए, बाउंडेड हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा ब्रो? इसका मतलब इसका रेंज सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट। सीधा ये हो सकता है इसका। अब यहाँ से पहला पॉइंट वो यदि आपने a n सीक्वेंस है वो कहाँ पे कन्वर्ट होगी? a पे कन्वर्ट होगी n टेन टू a, ठीक है? तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ a n इज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। ये क्या चीज है? अब a n को पहले तो a n सीक्वेंस क्या है? इट इज अ सीक्वेंस डिफाइंड ऑन n, मतलब सारे इसके रेंज सेट के एलिमेंट क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस होती है, वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। इज दैट क्लियर? यहाँ से a n है वो क्या हो जाएगी? बाउंडेड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? और यदि a पे कन्वर्ज हो रही है तो एक बात और यहाँ बोल सकते हैं, a इज यूनिक लिमिट पॉइंट। और अपन ने a n के बारे में कंक्लूड करा, यदि a n बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट क्या होगा? r a n क्या होगा? फाइनाइट। अभी और यदि किसी सीक्वेंस का रेंज सेट फाइनाइट हो गया, यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? यहाँ से, और इसमें ना रेंज सेट फाइनाइट हो और उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो, तो वो हो जाएगा एक ही एलिमेंट कितनी बार इनफिनिट टाइम रिपीट करा हुआ है, ठीक है? यहाँ से इसमें एलिमेंट है r a n में अपन ने समझ लिया क्या है? a1 है, a2 है, a3 डैश 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 a r को फाइनाइट एलिमेंट का रेंज सेट हो गया। इस रेंज सेट के फाइनाइट होने का, ये किसकी में से नेचुरल नंबर की है, तो रेंज सेट फाइनाइट है तो देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ रेंज सेट दैट इज रिपीटिंग इनफिनिट टाइम्स। एक में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या होगा? इनफिनिट टाइम रिपीट करेगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे। तो इनफिनिट रिपीट वाला इनमें से कोई भी एक पिक कर लिया मैंने, जैसे ये a r है, ये a है। अब यहाँ पे क्योंकि लिमिट पॉइंट यूनिक है तो एक ही एलिमेंट ऐसा होगा वो क्या होगा? इनफिनिट टाइम रिपीट
इनिशियली हम समझ सकते हैं कि इसमें एलिमेंट क्या होगा, a1 a2 a3 डैश ऐसे होंगे ar-1, फिर यहाँ n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे सारे a ऐसे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यूनिक एलिमेंट पॉइंट हो जाएगा। और ये सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस है, दिस इज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। वी नो दैट ये क्या है, इवेंचुअली ये एक क्या होगा, ये लिमिट पॉइंट भी होगा और साथ में ये एलिमेंट नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट होगा, क्योंकि रेंज सेट में सारे क्या है, नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर को कितनी बार रिपीट करा गया, इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज होती है किसी, ये क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, कन्वर्ज होती है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, तो a n क्या होगी, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस होगी। इसमें इनफाइनाइट टाइम रिपीट वाली टर्म हो सकती है। अब यहाँ दूसरा, यदि आपने ए एन यहाँ पे सीक्वेंस के लिए उसके बारे में बोला है, ए एन इज सीक्वेंस डिफाइंड ऑन एन, डिफाइंड ऑन एन, एंड एक कंडीशन ली है, ए एन इज कन्वर्ट। तो ये कितनी सीक्वेंस बनेगी, मतलब मैंने यहाँ वो सारी सीक्वेंस ली है जो क्या है, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड और साथ में क्या, वो कन्वर्जेंट हो। कन्वर्जेंट के लिए क्या नेसेसरी है, एक ना एक ऐसा, मैंने क्या बोला, एक क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एक नेचुरल नंबर इनफाइनाइट टाइम रिपीट होना चाहिए। तो इसमें जैसे 1 इज अ नेचुरल नंबर, वो इनफाइनाइट टाइम एक ही एलिमेंट इनफाइनाइट रिपीट करेगा, तो कन्वर्जेंट बताएंगे। 2 ऐसे इनफाइनाइट टाइम, 3 इनफाइनाइट टाइम, 4 इनफाइनाइट टाइम, कितने एलिमेंट हो नेचुरल नंबर, काउंटेबल होता है ना, इसमें मतलब ऐसे काउंटेबल सीक्वेंसेस बन सकती है जो क्या हो जाएगी, जो ए एन मतलब नेचुरल नंबर पे डिफाइंड होगी और साथ में क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे ए एन कोई एक सीक्वेंस लेके उसके कोई लिमिट पॉइंट है, ठीक है, तो उसका मतलब उसकी ऐसी सब सीक्वेंस जरूर मिलेगी जो क्या होगी, कांस्टेंट है। यदि मैं बोलूं ए एन हैज अ लिमिट, तो यहां से आप बोल सकते हो ए एन हैज अ कांस्टेंट सबसीक्वेंस। यदि ए एन है वो क्या है, ए एन आपके पास क्या हो जाए, लिमिट पॉइंट है ए एन के पास, तो उसके क्या हो जाएगी, कोई ना कोई कांस्टेंट सब सीक्वेंस जरूर मिलेगी। इसका क्या मतलब, ए एन के लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब देयर इज लिमिट पॉइंट ले लिया आपने, ए ले लिया, लेट ए बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन का कोई लिमिट पॉइंट है, आपको पता है फॉर एवरी लिमिट पॉइंट देयर इज अ सब सीक्वेंस होगी जो कहां होगी, लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट ऐसी आपके ए एन के होगी जो क्या होगी, सब सीक्वेंस ऑफ ए एन, और ये आपके जो ए एन के है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, ए क्या हुआ, एन टेंडिंग टू एन क्या हो जाएगी, यहाँ पे एन हैज अ लिमिट पॉइंट हो गया, तो एन हैज अ कांस्टेंट सब सीक्वेंस होगी। कैसे, ए लिमिट पॉइंट लिया अपन ने ए एन का, तो हर एक लिमिट पॉइंट के रेफरेंस में एक ऐसी सब सीक्वेंस मिलेगी जो क्या होगी, उस लिमिट पॉइंट में क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। वी नो दिस। तो ए एन है वो कहां पे कन्वर्ज हो रही है, वो एक लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो मतलब ए एन, अब देखो ए एन कहां पे कन्वर्ज हो रही है, लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, और ये ए एन के क्या है, ये भी सीक्वेंस है, एन पे डिफाइंड है, इसमें भी सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे इसमें भी। तो ये कन्वर्ज हो रही है, मतलब ये क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड है, और इसमें क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट है। तो इसकी बात वही होगी ना, ए एन यदि बाउंडेड हो जाएगी, सॉरी
कन्वर्ज हो रही है तो वो बाउंडेड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी। इज दैट क्लियर ना? तो यहाँ पे ए एन के में एलिमेंट क्या होंगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये आपके हो जाएंगे A1 A2 A3 डैश 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 AR-1 और ये A ये ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये इवेंचुअली कांस्टेंट हुई भाई, पता है ना, हर एक ये भी क्या है, नेचुरल नंबर पे तो डिफाइंड है, तो इसका उस पैटर्न से हम बोल सकते हैं इवेंचुअली कांस्टेंट होगी। अब इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये सारी टर्म कहां से आई हुई है, ये सारी टर्म आई हुई है आपके किससे, ये ए एन से ही आई हुई टर्म है भाई, ए एन से ही तो है, इसकी सब सीक्वेंस है। इसमें से आपने ये सारी टर्म रिमूव कर दोगे, ठीक है, तो ये जो ए एन मिलेगी ये भी तो सब सीक्वेंस है, ये भी किसकी सब, ए एन की सब सीक्वेंस है, तो ये आपकी कांस्टेंट सब सीक्वेंस हो जाएगी। इसको आप है ना ऐसा करो, पहले लिख दो ए एन हैज ए लिमिट पॉइंट, तो ए एन हैज ए इवेंचुअली कांस्टेंट सब सीक्वेंस लिख दो, इवेंचुअली कांस्टेंट, इवेंचुअली कांस्टेंट सब सीक्वेंस हो जाएगा, उसमें ये लिख देना, ठीक है, एग्जैक्टली। फिर अगला पॉइंट करना, उसमें इवेंचुअली हटा देना और हैज कांस्टेंट सब सीक्वेंस हो जाएगा। उसमें आपको बस एक पॉइंट ऐड करना है, इफ वी रिमूव, ये सारी टर्म ये रिमूव कर देंगे, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये इफ वी रिमूव दिस टर्म, इफ वी रिमूव दिस, इफ वी रिमूव दीज टर्म्स, तो ये सारी मिलेंगी, ये भी तो एन के टर्म्स है, तो ये क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब एक चीज और, अब देखो सीक्वेंस डिफाइंड ऑन जेड, नेचुरल नंबर की जगह अपन ने क्या कर लिया, जेड। जेड का सेट होता है, उसकी कार्डिनैलिटी क्या होती है, उसकी भी अलिफ नॉट ही होती है जितनी नेचुरल नंबर की होगी। एन बी एनी सीक्वेंस डिफाइंड ऑन, यदि हमने किया है कि जेड पे डिफाइन हो रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। जेड में भी आपको पता है रेंज सेट बाउंडेड होगा, यदि रेंज सेट बाउंडेड है, ये क्या लिखा, हाँ बिल्कुल सही है, यदि रेंज सेट बाउंडेड है, दो इंटीजर ले लिए, जैसे -100 लिया और +100 लिया, बीच में फाइनाइट एलिमेंट तो आए हैं, तो रेंज सेट बाउंडेड है तो बोल देंगे रेंज सेट क्या है, फाइनाइट है। ए एन यदि बाउंडेड है, तो ए एन यदि क्या है, कोई सीक्वेंस यदि बाउंडेड हो जाएगी, कब बाउंडेड होती है, जब उसका रेंज सेट बाउंडेड होता है, तो समझ गए ना। और रेंज सेट बाउंड में यहाँ पता चल रहा है रेंज सेट क्या, फाइनाइट है, तो यदि सीक्वेंस बाउंडेड है, कौन सा सीक्वेंस, जो जेड पे डिफाइंड है, तो उसका रेंज सेट भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सीक्वेंस है, समझ लिया कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ए पे कन्वर्ज हो रही है एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ए पे कन्वर्ज हो रही है, तो इससे एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कहाँ पे, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, और ए पे कन्वर्ज हो रही है मतलब क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, और अपन को ऑलरेडी पता है रेंज सेट क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब एक ही एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि भाई यूनिक लिमिट पॉइंट है ना, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो यहाँ ए एन हैज ए क्या हो जाएगा, इवेंचुअली कांस्टेंट सब सीक्वेंस। इज दैट क्लियर? अब अगला वाला पॉइंट आ गया, मेरी बात समझ में आई है यहाँ तक? और दूसरा हो गया आर, चलो कहाँ लिखा तो नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कितनी बनेगी भाई सीक्वेंस से जो जेड पे डिफाइंड है, कितने जेड है, अलिफ नॉट है भाई, जेड की हमें पता है ना, जेड इज ऑल्सो अलिफ नॉट होते हैं, क्योंकि 1-1 मैपिंग होती है नेचुरल नंबर के और नेगेटिव वाले, भाई पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, नेगेटिव इंटीजर क्या हो गए भाई, ये तो उस 1-1 मैपिंग ही तो है, fn = -n करो तो 1-1 मैपिंग हो जाएगी, तो जितनी कार्डिनैलिटी n की है उतनी क्या हो जाएगी भाई, पॉजिटिव इंटीजर सेम हो जाएगी। और दूसरा जीरो क्या है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन ए काउंटेबल सेट, तो इसका ये हमने कर रखा है ना प्रूफ, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ऐसे काउंटेबल सीक्वेंसेस मिल सकती है जो क्या हो जाए, कन्वर्जेंट भी हो जाए, और किस पे डिफाइंड हो, जेड पे। अब यहाँ पे ए एन हैज ए लिमिट पॉइंट, ए एन यहाँ सारी सीक्वेंस किस पे चल रही है, जेड पे डिफाइंड है, ठीक है, तो ए एन के क्या है, लिमिट पॉइंट है, तो उसमें एक ना एक ऐसे सब सीक्वेंस, तो पहले देखो ए एन, ए ले लिया कोई लिमिट पॉइंट है, तो सब सीक्वेंस होगी जो कहाँ पे ए पे कन्वर्ज हो जाएगी, तो लाइक इट विल बी सेम। इज दैट क्लियर ना? ये पहला पॉइंट लगाओ ना, सेम होगा, आप लिख लेना, कहीं एन है वहां जेड कर देना। अब नेक्स्ट लेते हैं सीक्वेंस डिफाइंड ऑन क्यू, ये हमें अच्छे से करना होगा।
अब देखो let a and b any sequence defined on q. अब देखो नेक्स्ट हम चल रहे हैं, अपन ने ले ली ए एन में एलिमेंट कैसे हो, ए एन में होंगे पी एन अपॉन क्यू एन, और यहाँ पे पी एन को ले लिया क्या z, और क्यू एन को क्या ले लिया नेचुरल नंबर। भाई कोई इंटीजर में लिख सकते हैं ना, तो भाई कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी हो, कोई भी ऐसे लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव ऊपर वाला z ले लिया, नीचे वाला क्या ले लिया नेचुरल नंबर। नीचे z इसलिए नहीं रखा, जीरो हो जाता, नीचे क्या 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी चलेगा, यहाँ जीरो माइनस सारे चलेंगे। तो हर एक नेचुरल नंबर को ऐसे अपन डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और लिख दो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा, पी एन और क्यू एन का ले लिया क्या 1, ठीक है, मतलब कुछ कैंसिल हो रहा था वो काट दिया। ये सिंपल डेफिनेशन लिखे किसकी, रैशनल नंबर की लिखी। अब यहाँ फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि ए एन कोई सीक्वेंस है, ठीक है, किस पे डिफाइंड है, क्यू पे। ये पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, मतलब सारा मैं बार बार वो लिखने से बच रहा हूं। इसका मतलब ए एन सीक्वेंस है वो कहां पे कन्वर्ज हो रही है, ए पे कन्वर्ज हो रही है। यहां एक पॉइंट है, ए एन है, ये नहीं होगा इक्वल कभी भी ए के फॉर ऑल एन। ऑल एन का क्या मतलब हो गया, मतलब सारे नेचुरल नंबर पे a1 a2 कभी किसके इक्वल नहीं होगा, a के इक्वल नहीं होगा। ये जब बात अपन कंक्लूड करते हैं, तो यहां से एक चीज निकल के आती है, वो ये यहां तक समझ में नहीं है। तो इससे एक बात निकलती है कि जो क्यू एन वाली सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, वो प्लस इंफिनिटी पे जाएगी एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब क्या है, क्यू एन डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है जो है कहां पे डाइवर्ज कर रही है, प्लस इंफिनिटी। तो यदि सीक्वेंस ए एन है वो ए पे कन्वर्ज कर रही है, और हर एक एन के लिए ए एन किसके इक्वल नहीं, ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रही है वो क्या नहीं है, वो ए एन का मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है रैशनल नंबर नहीं है, उस केस में हम श्योर होकर बोल सकते हैं कि जो नीचे वाला क्यू एन है वो डाइवर्ज करेगा कहां पे, प्लस इंफिनिटी पे करेगा। इज दैट क्लियर। अब मैं इसका करवाता हूं प्रूफ, एक छोटा सा आपको कुछ साइड में डाइवर्ज नहीं होने का। तो लेट क्यू एन बी नॉन डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्यू एन भी क्या है, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, ठीक है। तो डिफाइंड ऑन एन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं नॉन डाइवर्जेंस का मतलब क्या है। देखो डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, सेट है वो बाउंडेड बिलो हो और अनबाउंडेड अबव। मतलब हमने जो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन लिखी थी वो यही लिखी थी ना, फॉर ऑल, मतलब हर एक m के बाद आपको इनफाइनाइट मैनी टर्म्स मिलनी चाहिए। तो मैं यहां लिखता हूं bn सीक्वेंस ले लिया, ये मैंने लिख दिया, ये इंफिनिटी की तरफ नहीं जा रही है प्लस, ठीक है, मतलब डाइवर्जेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक न एक ऐसा आपको m मिलेगा रियल नंबर सच दैट, और साथ में चलो bn में लिख देता हूं नॉन डाइवर्जेंस एंड बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो दोनों चीजें मैंने ले ली, क्योंकि मेरे नेचुरल नंबर के लिए बात एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि जो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 से, तो सारे एलिमेंट बड़े ही हैं, तो एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट बड़े आ जाए तो दैट इज बाउंडेड बिलो।
तो बाउंडेड बिलो है और नॉन डाइवर्जेंस है। नॉन डाइवर्जेंस का मतलब हो गया ये bn इंफिनिटी की तरफ नहीं जा रही है, मतलब एक न एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा सच दैट कि इससे छोटे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट मिल जाएंगे ए एन के, यहां पे एन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब क्या हुआ, जब अब अपन पढ़ते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस के लिए क्या होता है, अनबाउंडेड अबोव होता है, मतलब कोई भी एम लो उससे बड़े एलिमेंट मिल रहे हैं, मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हो बढ़ता जा रहा है, तभी तो इनफाइनाइट पे पहुंचेगा। अब यहां पे बोल रहा है कि इनफाइनाइट तक जा ही नहीं रहा है, तो मतलब एक टाइम पे बढ़ना बंद हो जाए, भाई बढ़ना जरूरी है डाइवर्जेंस के लिए, तो एक न एक कोई बहुत बड़ा या कुछ भी हो रियल नंबर आपको मिलेगा जिससे उस सीक्वेंस इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएगी, उससे छोटी हो जाएगी। अब आपने एक चीज तो लिया ही है, बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड बिलो है तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, ए एन ये आपका एम हो जाएगा और एम हो जाएगा, यहां से क्या बोल सकते हो, तो यहां से बोल सकते हो जो बी एन है वो हैज ए लिमिट पॉइंट, एक लिमिट पॉइंट पक्का मिलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आ गई है जो एम से छोटे आ गए, बाउंडेड बिलो तो है ही, इज दैट क्लियर। तो कोई भी सीक्वेंस है जो नॉन डाइवर्जेंस है और क्या है, बाउंडेड बिलो है, तो उसमें हम क्या बात बोल सकते हैं, क्यू एन हैज ए लिमिट पॉइंट। एकदम क्लियर, समझ में आया, समझ में आ गया, तो इसके क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट पक्का मिलेगा। अब यहां पे क्यूएन के एक लिमिट पॉइंट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक सब सीक्वेंस होगी जो इस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ट करेगी, ये हैज अ लिमिट पॉइंट, ये ले लिया सपोज ए, सपोज क्यू ले लिया, आपने क्यू ले लिया, वो क्या है, लिमिट पॉइंट है किसका, क्यू एल का है, तो यहां से अब ध्यान से सुनना इस बार, तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, आपको ऐसी क्या मिलेगी, सब सीक्वेंस मिलेगी क्यू एन के, जो क्या होगी, वो कन्वर्ज करेगी किस पे, क्यू पे, सिंपल सी बात है, ऐसी सब सीक्वेंस मिलेगी जो कहां पे कन्वर्ज कर जाएगी, क्यू पे कन्वर्ज कर जाएगी। अब यहां एक बात आप कंक्लूड कर रहे हो, अब क्यू क्या है पहले तो ये बताओ, यहां पे क्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, पूछो कैसे, बताओ कैसे, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, और नेचुरल नंबर की सीक्वेंस कन्वर्ज कहां पे होगी, नेचुरल नंबर पे ही होगी, क्योंकि वही इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेगा, तो क्यों नेचुरल नंबर आ गया। अब बात रही किसकी, ए एन के है, सारी ए एन के है वो कहां पे कन्वर्ज हो रही है, ए पे कन्वर्ज हो रही है, क्यों कन्वर्ज हो रही है, ए एन के क्या है, ए एन के है सब सीक्वेंस ऑफ किसकी है, ए एन की है, ए एन की कोई भी सब सीक्वेंस लो वो कहां पे कन्वर्ज होगी, ए पे कन्वर्ज होगी, क्यों कन्वर्ज होगी, क्योंकि ए एन ए पे कन्वर्ज होती है, कोई सीक्वेंस यदि किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, उसकी सारी सब सीक्वेंस होती है वो उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, तो ए एन के कहां पे कन्वर्ज होगी, ए पे कन्वर्ज होगी, तो ए एन के वही सब सीक्वेंस है जिसको अपन ने ले लिया वापस पी एन के ऊपर, क्या ले लिया ऊपर, भाई ए एन के में क्या एलिमेंट होंगे, ऊपर z के एलिमेंट हो गए, नीचे क्या हो गया, ये आपने सीक्वेंस ले ली है जिसमें क्या हो गया q और n के ले लिया, इज दैट क्लियर, और ये कहां पे कन्वर्ज हो रही है, a पे कन्वर्ज हो रही है। अब यहां पे ए एन के की एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है a, और इसकी वैल्यू ए एन के कहां पे कन्वर्ज हो रहा है, a पे, और पी एन के है अपॉन क्या आ गया, नीचे q आ गया, ए एन के यही है, ये कहां, ये क्या वैल्यू कन्वर्ज हो रहा है, ए पे कन्वर्ज हो रहा है, तो इससे आप श्योर हो कि पी एन के है वो भी कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, क्योंकि ए एन के किसकी तरफ जा रहा है, ए की तरफ जाके कन्वर्ज कर रहा है, नीचे फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो मतलब यहां से आप एक चीज बोल सकते हो, पी एन के इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, और पी एन के क्या है बताओ, पी एन के क्या है, z की है, z है ना, तो पी एन के कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इवेंचुअली कांस्टेंट होगी, मेरी बात समझ रहे हो, इवेंचुअली कांस्टेंट होगी, तो यहां पे लिख दो इवेंचुअली कांस्टेंट, और जहां से
जो इसका कांस्टेंट पॉइंट होगा वही क्या होगा, जहां पे कन्वर्ज हो रही है। तो ये यहाँ पे पी एन के अपन ने ले लिया, कहां पे कन्वर्ज हो रही है, ये पी पे कन्वर्ज हो रही है, और पी यहाँ क्या होगा, जेड होगा। इज दैट क्लियर? अरे तो कमाल हो गया, P अपॉन क्यू क्या आ गया, ए आ गया ना, जो क्या हो गया ए। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये इससे तो क्या हुआ, ए एन के कहां पे कन्वर्ज हो गई, P बाय क्यू पे कन्वर्ज हो गई, और P बाय क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है। और यहां क्या लिखा हुआ है, ए एन ए पे कन्वर्ज होगी तो वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा, ए एन कभी इसके इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ए एन के कहां पे कन्वर्ज हो रही है, रैशनल पे कन्वर्ज हो रही है, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ए एन नॉट इक्वल्स टू ए फॉर ऑल एन। इज दैट क्लियर? और दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, दैट इज, ठीक है, मतलब ये क्या है, डाइवर्जेंट है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे, एकदम इजी। चलो फोटो ले रहे इसका, इसमें और मैं एक चीज ऐड करवाना चाहता हूं, देखो, कैन आई इरेज दिस, इरेज कर दूं। अब यहां से यदि इसमें और एक चीज ऐड कर दी, ए एन है वो कन्वर्ज हो रही है कहां पे, ए पे। ए एन कभी किसके इक्वल नहीं है, ए के इक्वल नहीं है। एक चीज मैंने यहां और पॉइंट आउट कर दी है, ए कभी जीरो नहीं हो सकता, ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। और यहां से मैं बोल रहा हूं पी एन है वो भी प्लस इंफिनिटी पे कन्वर्ज हो रहा है, एंड क्यू एन, मतलब पी एन और क्यू एन है, बोथ आर डाइवर्जेंट। इज दैट क्लियर? अब यहां से आधा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा यहां से यहां तक, उससे मैंने अभी प्रूव करके आया हूं, मैं सीधा बोल सकता हूं क्यू एन है ये कहां पे, प्लस इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर जाएगी एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। मेरी बात समझ में आई? अब यहां तक समझ में आया नहीं है भाई, अपने इसका काम में लेके अब वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। अब ए जीरो नहीं हो सकता, तो मैंने ए का एक केस ले लिया, नेगेटिव भी होगा उसका मैं अलग पॉइंट दिखा दूंगा, ए ले लिया क्या, पॉजिटिव ले लिया। ए क्या लिया, पॉजिटिव। उससे क्या फर्क पड़ा, ए एन है उसमें एलिमेंट क्या है, पी एन अपॉन क्यू एन है, ठीक है। अब यहां पे आप बोल रहे हो कि ए एन कहां पे डाइवर्ज कर रहा है, ए एन एक पॉजिटिव क्वांटिटी पे डाइवर्ज कर रहा है। कहां पे डाइवर्ज कर रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी पे, मतलब एन जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तब ए एन कहां पे चला जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी की तरफ चला जाएगा। तो यहां से मैं एक बात बोल रहा हूं कि ये जीरो से बड़ा होगा आफ्टर, या बोल दो यहां देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स, यहां बोल दो एक ऐसा आपको एम मिल रहा है जीरो से बड़ा, तो एक आपको ऐसा एम मिल रहा है नेचुरल नंबर, मतलब कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहां तक कोई दिक्कत, एकदम समझ में आया नहीं आया भाई? एन इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, सीक्वेंस कहां पे कन्वर्ज हो रही है, ए पे कन्वर्ज हो रही है, ए मैंने पॉजिटिव लिया, ए पॉजिटिव लिया है, इससे मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं कि कुछ फाइनाइट टर्म के बाद ये पूरी सीक्वेंस की टर्म है वो पॉजिटिव है, तभी तो वो एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे पॉजिटिव पे जाएगा। अब देखो यहां से Pn है वो आपका क्या दिखाना है अपन को, प्लस इंफिनिटी पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट Pn इज नॉन डाइवर्जेंट।
Pn क्या है? नॉन डाइवर्जेंट है। नॉन डाइवर्जेंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा? Pn हैज लिमिट। इज दैट क्लियर? और यहां पे एक चीज है कि बाउंडेड बिलो कैसे हुआ? Pn क्या है? Z है। यहां से हमने बोला है ये तो Qn पॉजिटिव ही होगा। क्यों? ये तो नेचुरल नंबर है। इसमें ना फाइनाइट टर्म ही होगी जीरो से छोटी। मेरी बात समझ गए ना? तो फाइनाइट टर्म में आपको लीस्ट एलिमेंट अल्फा बिलोंग टू मिनिमम ऑफ फाइनाइट टर्म हम निकाल सकते हैं। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि जो Pn है वो बाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि इनफाइनाइट मैंने सारी टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो Pn की क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, आपको ऐसी सब सीक्वेंस मिल जाएगी Pn के जो कहां पे कन्वर्ज हो जाएगी? P पे कन्वर्ज हो जाएगी। यहां पे समझ लिया क्या? P है इसका लिमिट। तो आपको ऐसी सब सीक्वेंस मिलेगी जो कहां पे कन्वर्ज होगी? P पे कन्वर्ज होगी। अब आपको पता है an है वो किस पे कन्वर्ज हो रहा है? A पे। तो उसकी कोई भी आपने सब सीक्वेंस ली वो भी कहां पे कन्वर्ज हो जाएगी? सारी A पे ही कन्वर्ज होगी। और सब सीक्वेंस an के को आपने क्या लिख दिया? Pn के एक सब सीक्वेंस ये वाली, और नीचे क्या लिख दिया? Qn। कोई सीक्वेंस यदि डाइवर्ज करती है, ठीक है, कोई सीक्वेंस डाइवर्ज करती है तो उसकी हर एक सब सीक्वेंस डाइवर्ज करती है उसी पे। यदि मैंने बोल दिया Qn डाइवर्ज करे प्लस इंफिनिटी पे, तो उसकी सारी सब सीक्वेंसेस है वो भी कहां पे डाइवर्ज करेगी? प्लस इंफिनिटी पे करेगी। और यहां से एक बहुत बड़े कमाल की बात आई, Pn है वो कहां पे? P पे कन्वर्ज कर रही है। वैसे P पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। क्यों? इसकी एक फाइनाइट के बाद सारी टर्म Pn की भी क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। बट स्टिल इसका कोई मायना ही नहीं है। यहां पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे गए, इस सेम में n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे गए, तो ये कहां आ जाएगा? A आ जाएगा। और n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये कन्वर्ज हो रही है कहां पे? P पे। और नीचे ये आ जाएगा Q, मतलब ये आ जाएगा जीरो। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये जीरो पे चली जाएगी। और जीरो, ये क्या लिखा हुआ है? वो नहीं समझा। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने Pn क्या ली है? नॉन डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे नहीं समझे? यदि Pn क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा? मेरी बात समझे नहीं समझे? अब दूसरा केस इसका लेते हैं। ए ले लिया आपने जीरो से छोटा, उसमें Pn हो जाएगी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं लिखा देता हूं। ये यदि जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है ना, वो यदि यहां पे मैं अलग अलग दो पॉइंट लिखवा देता हूं। ए यदि आपका जीरो से बड़ा हो गया तो यहां पे Pn है। Pn ये भी कहां पे? प्लस इंफिनिटी पे होगी। और Qn भी डाइवर्ज होगी प्लस इंफिनिटी पे एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। दूसरा पॉइंट है, यदि a जीरो से छोटा होगा, इफ a विल बी नेगेटिव, तो Pn हो जाएगी वो कहां पे? माइनस इंफिनिटी पे कन्वर्ज करेगी। और Qn भी क्या हो जाएगा? वो तो प्लस इंफिनिटी पे करेगा। ये मैं बता देता हूँ, वैसे अक्सर नहीं बताना चाहिए, आपको खुद को दिमाग लगाना चाहिए, बट आई विल स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। यदि a नेगेटिव हो जाए Pn में, आफ्टर कुछ लिमिटेड फाइनाइट टर्म के बाद सारी टर्म होगी वो क्या होगी? जीरो से छोटी हो जाएगी। तो ये समझ लो कि ऐसे, मतलब समझ गए? इसका जस्ट उल्टा होगा। Pn होगी वो बाउंडेड अबव होगी, पर वो अनबाउंडेड बिलो होगी। इज दैट क्लियर? वो मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो वो सीक्वेंस है Pn फिर एकदम उल्टी, जहां वो प्लस इंफिनिटी कर, समझ गए ना, वो माइनस इंफिनिटी कर चले जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलो इसको फिर अब देखो, नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं।
आपका लेट ए एन एंड बी एन बी बी any sequences of real number or such that a n and a n minus 1 a 2 n minus 1 a 2 n both कन्वर्जेंट, दोनों क्या है, कन्वर्जेंट है, देन पहला आपका ऑप्शन है देन ए एंड एस, पहला ऑप्शन है ऑलवेज कन्वर्जेंट, बताओ सही है नहीं, सही है। और दूसरा ऑप्शन है सी जी टी इफ ए 5n इज सी जी टी। थर्ड आपका ऑप्शन है कन्वर्जेंट होगी इफ ए 5 की पावर n है, वो कन्वर्जेंट होगी। डी आपका ऑप्शन है कन्वर्जेंट होगी इफ ए 4n है, दैट इज कन्वर्जेंट, 4n कन्वर्जेंट होगा। गुड क्वेश्चन, गुड तो क्या है, बहुत इजी है, बताओ पहला सही है नहीं है, नहीं है ना, गुड। अब पहला नहीं है, एग्जाम्पल दो इसका, वही अपना सबसे फेमस एग्जाम्पल -1 8 2n क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगी सारी, कन्वर्जेंट है। 8 2n -1 है, ये भी कन्वर्जेंट है, -1 पे कन्वर्ज होगी। और ये 1 -1 1 -1 दो लिमिट पॉइंट आ गए तो कन्वर्जन नहीं है, तो पहला सही नहीं। अब देखो यहां पे इसको बी ऑप्शन का लेते हैं, ये बोल रहा है 8 2n है, वो अपन ने समझ लिया किसी पॉइंट पे l पे कन्वर्ज हो रही है। 8 2n -1 है, ऑड टर्म्स है, ये क्या है, इवन वाली टर्म्स है, ये l पे कन्वर्ज हो रही है। ऑड वाली समझ ली किस पे कन्वर्ज हो रही है, m पे कन्वर्ज हो रही है। तो यहां से हमें वो सीक्वेंस ढूंढनी है जिसमें ऑड और इवन टर्म क्या आ जाए, दोनों आ जाए। जैसे a की पावर 5n है, तो a की पावर 5n है, तो इसमें आपके ऑड टर्म भी है। 5n में क्या है, 5 है, 10 इवन आ गया, समझ रहे हो, फिर 15 ऑड आ गया, मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो इसमें आपके एक सीक्वेंस ऐसी भी मिल जाएगी। अब ये कन्वर्ज हो रही है किस पे, आपने समझ लिया l पे कन्वर्ज हो रही है, तो इसकी सब सीक्वेंस क्या मिल गई, a की पावर 5n मिल गई, मतलब ये ऑड आ जाएगी, इसमें 5 की पावर में पहला 5 25 125 सारे क्या ऑड आ जाएगी। और इसकी ही सब सीक्वेंस ले ली आपने, a की पावर 10n ले लिया, 10n वुड बी इवन, हाँ ठीक है, n1 हाँ 20, ये सारी इवन हो जाए, इवन टर्म की हो जाएगी, दोनों इसमें आ रही है, क्योंकि देखो 25 भी इसमें है, 5 इसमें है, 125 इसमें है, फिर 10 भी है और 20 भी है, 30 भी है, तो इवन इसमें जा रहा है, ऑड इसमें जा रहा है। कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती है तो उसकी जो सब सीक्वेंसेस है वो भी उसी पे कन्वर्ज होती है। तो यहां से ऑड वाली भी किस पे कन्वर्ज हो रही है, एल पे, और ये भी किस पे कन्वर्ज हो रही है, एल पे। तो समझ गए ना, ऑड और इवन ये दोनों सेम पे कन्वर्ज हो जाएंगे, इज दैट क्लियर। और वहां से एक एल पे हो रही है, एम पे हो रही है, और ये दिखा रहा है दोनों सेम पे कन्वर्ज हो रही है। बी ऑप्शन आपका सही, इज दैट क्लियर। सी आपका ऑप्शन देखो, 5n सिर्फ इवन टर्म को कवर कर रहा है, गॉट इट, वहां एक्सप्लेन हो गया। 4n सॉरी ये सिर्फ ऑड को कवर कर रहा है, तो ऑड जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों सेम हो, इसमें तो दोनों आ गए, तो समझ गए, वो मेरी बात समझे नहीं समझे। तो ये नहीं है ऑप्शन, क्योंकि दिस ये कौन सी टर्म्स को कंटेन कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑड को कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ इवन को कर रहा है। इज दैट क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत, इजी था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लो, कैन आई रेज दिस।
अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या है, यदि आपको सीक्वेंस दे रही का, ठीक है, ए एन, क्वेश्चन क्या है फॉर्मेट में डाल दो, इफ ए एन है तो वैसे क्वेश्चन काफी चीजें, ए एन एंड बी एन है, बी एन आर टू सीक्वेंसेज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव रियल नंबर such that a n plus 1 है, that is equals to a n plus b n over 2, और b n plus 1 है, that is a n dot b n हो जाएगा, और यहाँ पे a1 और b1 है, वो दोनों क्या है, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे पूछा क्या है, एक तो सिंपल, एक तो ए एन है, वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दोनों का साथ ही लिख देता हूँ, ए एन और बी एन है, उनकी मोनोटोनिसिटी के बारे में बताना, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, और ए एन और बी एन की कन्वर्जेंस के बारे में बताना है, और दोनों सेम पॉइंट पे कन्वर्ज होगी या नहीं, एट सेम लिमिट, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इज दैट क्लियर? यदि कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, सेम लिमिट पर कन्वर्ज है या नहीं, बेसिक है। अब इस टाइप का आपने क्वेश्चन करा हुआ है। वैसे यहाँ से एक बात आपको मैं बताना चाहता, चलो ये क्या है, ये अर्थमेटिक मीन है और वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो आप पढ़ के आते हो, अलजेब्रा का पोर्शन है बीएससी में, हमेशा ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा होता है किस अर्थमेटिक मीन से। मतलब कोई भी दो एलिमेंट ले लिए ना, जैसे ये आपने ले लिया परफेक्ट स्क्वायर 16, चलो ठीक है, आपने ले लिया 4 और 4 ले लिया, ठीक है, या फिर 8 और 2 ले 8 और 2 ले लिया, 8 और 2, हाँ ठीक है। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, 8 प्लस 2 बाय क्या हो जाएगा 2, ये अर्थमेटिक मीन होता है ए एन। ये कितना आया, 5 है, और जीएम होता है इन दोनों का प्रोडक्ट 8 इंटू 2, और फिर दो एलिमेंट है तो पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या है 4। ऑलवेज अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ये आपका प्रूफ होता है बीएससी फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में, इसका पूरा प्रूफ होता है, तो मैंने आपको बस ऐसे ही समझाया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन हमेशा किससे ज्यादा होता है, ज्योमेट्रिक मीन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अलग अलग केस बनाते हैं। केस 1 हमने ले लिया, A1 इक्वल्स टू क्या ले लिया, B1 ले लिया, दोनों क्या ले लिए, इक्वल ले लिया। तो इक्वल ले लिए तो यहां से A2 क्या होगा, A2 होगा A1 प्लस B1/2, मतलब ये दोनों इक्वल ही है, तो ये आपका A1 हो जाएगा। वैसे A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, बोलो, A2 प्लस B2 ओवर 2। यहाँ एक थोड़ा अपन को इसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। B2 क्या हो जाएगा, A1 और B1, और उसका हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल ही है, तो समझ लो A1 का स्क्वायर हो रहा है, फिर स्क्वायर रूट करा तो B2 क्या आ रहा है, A1 ही आ रहा है। ऐसा क्लियर? तो यहाँ से B2 भी A1 और A2 भी A1 ही है, A2 A1 आ गया, B2 भी A1 आ गया, तो A3 क्या हो जाएगा, वापस A1 ही हो जाएगा। इधर देखा तो अपन ने B3 लिया, ये क्या हो जाएगा, A2 और B2 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। ये क्या है बताओ, ये A2 भी क्या है, A1 है, और B2 भी क्या है, A1 है, तो B3 भी क्या हो जाएगा, A1 आ जाएगा। सिमिलरली ये सारे A1 ही आ जाएंगे। तो यहां से यदि A और B क्या हो जाए, A1 इक्वल्स टू B1 आ जाए, तो क्या बोल देंगे, बोलो, A1 B1 का क्या मतलब है, सीक्वेंस की पहली दोनों की टर्म यदि सेम हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये बन ऐसे रही है सीक्वेंस, दोनों का इंडिपेंडेंट नहीं, एक दूसरे से रिलेशन है, दोनों का अर्थमेटिक मीन an को फॉर्म करता है। मतलब अगला एलिमेंट कैसे आता है, ए सीक्वेंस का
दूसरा एलिमेंट जब आएगा बी का पहला और ए का पहला का ऐड करके ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। बी सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट आएगा ए का पहला, उसके पहला लेके उसका ज्योमेट्रिक मीन लेना है। तो इज दैट क्लियर? तो इस केस में जब दोनों सीक्वेंस के पहले एलिमेंट सेम हो तो उस केस में क्या हो जाएंगे, ए एन एंड बी एन क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। कोई दिक्कत? बहुत इजी। अब देखो नेक्स्ट, यदि अब मैंने ले लिया केस 2, दोनों में से तीसरा केस आपको पढ़ना है। A1 मैंने बड़ा ले लिया किससे, B1 से, तो यहां A1 होगा, यहां B1 होगा। इज दैट क्लियर? A2 क्या होगा, A2 ज्योमेट्रिक मीन होगा, मतलब इसको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, मतलब एकदम बीच में आएगा क्या, A2। ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, B2, वो A1 और B1 को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/2 करोगे, तो B2 को आपको अरेंज किससे करना है, वो इससे छोटा होगा, तो उसको आप यहां अरेंज करो। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन, वो मेरा इसलिए आपको बताने की जरूरत थी, पहले आप साइड में लिख देना, AM इज ऑल्सो ग्रेटर देन GM। इज दैट क्लियर? अब यहां से A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा B2 और A2 को सम करके क्या हो जाएगा, यहां A3 हो जाएगा। भाई समझ गए ना? और B3 क्या हो जाएगा, इनको दोनों को ऐड ज्योमेट्रिक मीन, यहां B3 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा। यहां से मुझे एक बात बताओ, जो BN सीक्वेंस है वो क्या है, बिल्कुल सही। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये रियल लाइन है, A1 बड़ा दिखाया हुआ है B1 से, तो इसका मतलब BN है जो B1 B2 B3 B4 ऐसे बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा। चलो एक और चीज, बाउंडेड भी है, बाउंडेड है, क्यों बाउंडेड है, A1 और A2 B1 है, कोई दो रियल नंबर लिए हैं, तो उनके बीच में है सारे एलिमेंट, तो एक तो BN बाउंडेड भी है और साथ में क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। एक चीज और लिख सकता हूं यहाँ, BN क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड का ऐसा सेम क्वेश्चन आपको बता रखा है ना, सबसे छोटा एलिमेंट मिल गया, ए से सारे छोटे, बाउंडेड तो है ही है। यदि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, मतलब एट मोस्ट 1 लिमिट पॉइंट, बाउंडेड हो मतलब एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, और यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड होती है और यूनिक लिमिट पॉइंट के साथ होती है, मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, BN आपके हो जाएगी कन्वर्जेंट। ये आपने लेट कर दिया, L पे कन्वर्ज हो गया। इज दैट क्लियर? अब AN के बारे में बताओ। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, सामने दिख रहा है, एलिमेंट इधर आ रहे हो तो कम हो रहा है, और यहाँ पे एक चीज और है, जो AN है वो भी क्या है, बाउंडेड है, तो ये भी क्या होगी, ये आपका AN है, ये कन्वर्ज होगी। ठीक है, और कहां पे कन्वर्ज हो जाएगी, M पे, समझ लिया, कन्वर्ज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? मेरी बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अब यहां से, अब यहां बताना है कि ये कन्वर्ज अलग अलग पॉइंट पे होगी या सेम पॉइंट पे होगी, तीसरा पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ देखो, दोनों मोनोटोनिक है, एक और कर लिया, बाउंडेड भी है, कन्वर्जेंट हो गई, दोनों कन्वर्जेंट एट सेम या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो देखो, AN+1 है इक्वल टू क्या है, AN और BN/2, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी डाली दोनों तरफ, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे AN यहाँ कहाँ चला गया बताओ, L M पे गया है, N ये M पे चला गया, और ये किस पे चला गया, M पे, और ये किस पे चला गया, L पे, और ये 2, तो यहाँ से 2M, तो मतलब समझ गया ना, M इक्वल टू क्या होगा, L होगा। इस सेम को ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से ये क्या बनता, n टेंडिंग टू इंफिनिटी में, बताओ, ये L बनता और ये क्या बनता, LM बनता, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते, L स्क्वायर इक्वल टू 1 से कैंसिल होकर बराबर आ जाता, तो मतलब यहाँ भी क्या हो जाता है, ये सेम पॉइंट कन्वर्ज हो। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? इजी था। बाकी अब